माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग हर रोज दिन में 1 बजे आज से क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो रात को 8 बजे पढ़ेंगे माय डियर। मतलब कि मान लीजिए कल रात को जो हमने 8 बजे पढ़ाई किया होगा रात को लाइव क्लास में माय डियर, उसके आगे की पढ़ाई ये दिन में हर रोज 1 बजे के आसपास ये वीडियो पब्लिश होगा। इसमें आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा माय डियर। अब आपको ये वीडियो हर हाल में देखना है। अगर आप रात को 8 बजे अगेन अगर लाइव क्लास आप अटेंड करते हैं माय डियर, तो उसमें अभी जो पढ़ाया जा रहा है अब इसके आगे उस टाइम पे पढ़ाया जाएगा। फिर उसमें जो पढ़ाया जाएगा उसके आगे की क्लास वीडियो में हर रोज 1 बजे अपलोड हो जाएगी माय डियर। मतलब ये हो गया कि अगले आने वाले 1 महीनों तक माय डियर आपको दिन में 1 बजे जो ये वीडियो अपलोड होगी ये भी आपको देखना है, और रात में 8 बजे जो लाइव क्लास चलती है माय डियर वो आपको अटेंड करनी ही करनी है माय डियर। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, मैं रात वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ लाइव क्लास में कि माय डियर ऐसा इसलिए हम लोग कर पा रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा अपने टारगेट से पीछे चल रहे हैं माय डियर। हमें सिलेबस बहुत समय से पहले कंप्लीट करना है ताकि एक बार आपका क्विक रिवीजन में करा सकूं, साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी मैं आपको करवा सकूं माय डियर। ये सब करने के लिए हमें समय चाहिए, और समय हम तभी बचा पाएंगे जब सिलेबस को हम लोग समय से पहले कवर कर पाएंगे माय डियर। तो आने वाले जो 1 महीने हैं इसमें हर रोज आपको दिन में 1 बजे भी एक वीडियो अपलोड होगी, और रात को 8 बजे जैसे क्लास चलती है वो चलती रहेगी। तो आपको दोनों ही क्लास अटेंड करनी है, ये 1 बजे वाली वीडियो भी देखनी है और रात को 8 बजे वाली क्लास भी अटेंड करनी है माय डियर। तो चलिए हम लोग जो है अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहां तक पढ़ाई कर ली है माय डियर। कल रात में जो हमने पढ़ाई किया है उसमें हमने टॉर्क आपको पढ़ा दिया था कि किसी डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क जनरेट होता है, लगता है। यानी किसी विद्युत द्विध्रुव को, डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र में हम रखते हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क, बल आघूर्ण कितना जनरेट होता है। तो मैंने आपको पूरा ड्राइव करके दिखा दिया था कि सर टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो P साइन थीटा होती है, या टाउ इजकल टू P क्रॉस E होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए माय डियर। ये हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब इसके आगे की कहानी हम लोगों को जस्ट पढ़नी है। अब इसके आगे जो आपके सिलेबस में है माय डियर वो है गॉस थ्योरी। वो है क्या है माय डियर? गॉस थ्योरी। ध्यान से सुनिए माय डियर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है गॉस थ्योरम। लेकिन इस थ्योरम को समझने के लिए, गॉस के नियम को समझने के लिए आपको 3 बातें आनी चाहिए। आपको क्या आनी चाहिए माय डियर? आपको 3 बातें पहले से पता होना चाहिए। पहला नंबर होता है क्या कि सर ठोस कोण क्या होता है, ठोस कोण, सॉलिड एंगल क्या होता है। दूसरा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है माय डियर। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सतत आवेश वितरण माय डियर, ये हमें पढ़ना है। और तीसरा पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, विद्युत फ्लक्स के बारे में माय डियर। मतलब ये हो गया कि अगर आपको गॉस थ्योरी अच्छे से समझनी है माय डियर, अगर आपको गॉस थ्योरी अच्छे से समझनी है तो आपको ये बातें पता होना चाहिए कि सर ठोस कोण क्या होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सतत आवेश वितरण क्या होता है, और विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है माय डियर। ये तीनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये तीनों ही बातें पता होंगी माय डियर तभी जाकर के आप गॉस थ्योरी को अच्छे से समझ पाएंगे माय डियर। तो गॉस का जो थ्योरी है माय डियर, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे रात वाली क्लास में, लेकिन फिलहाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये तीनों बातें। इन तीनों की चीज़ों को हम लोग पढ़ लेंगे तो जाकर के हम लोग गॉस थ्योरी को अच्छे से समझ पाएंगे माय डियर। तो चलिए माय डियर, इस चीज़ को अब आपको मैंने समझा दिया, बारी बारी से हम इन तीनों चीज़ों का डिस्कशन करते हैं और शुरू करते हैं माय डियर। हम लोग अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं आज की क्लास का, और वो है आपका क्या? सॉलिड एंगल। ठोस कोण। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं करनी है माय डियर। ये एक खास स्पेशल टॉपिक होता है जब आप ग्रेजुएशन करेंगे माय डियर, वहाँ पे आपको मिलता है, या इंजीनियरिंग करेंगे तो इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी आपको ये मिलने को, पढ़ने को मिलता है माय डियर। सॉलिड एंगल क्या होता है, बस आपको एक जानना है कि ये जो एंगल होता है वो किसके द्वारा बनाया गया है? एक ठोस के द्वारा, एक सॉलिड के द्वारा। और एक सॉलिड के पास एक क्या होगा? एक प्लेन होगा, एक सतह होगा, एक पृष्ठ होगा माय डियर।
तो किसी ठोस पदार्थ के द्वारा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ के द्वारा, किसी सरफेस के द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ठोस कोण कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। अब आप बात समझिए कि ये एक लाइन है माय डियर, और ये भी एक लाइन है। ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये एंगल बोलते हैं। इस एंगल का नाम होता है प्लेन एंगल। क्या नाम होता है माय डियर? प्लेन एंगल इनको नाम बोलते हैं हम लोग, समतल कोण बोलते हैं। प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण हम लोग इसे बोलते हैं। ये कौन बनाता है? दो लाइंस बना रही होती हैं माय डियर, ठीक है। इसी कोण को हम लोग ठोस कोण भी बोलेंगे। बोला कब बोलेंगे? जब हम ये कहेंगे सर कि ये एंगल, ये दो लाइन नहीं बना रही है, बल्कि इन दोनों लाइंस का जो एंड पॉइंट है एक तरह से, इसको अगर आप मिला दीजिए ऐसे, तो ये आर्क बन गया, एक चाप बन गया, चाप ए बी, जिसको हम लोग आर्क बोल सकते हैं। आर्क हिंदी में बोले तो चाप। तो ये जो चाप बन गया, आर्क बन गया, इस पे अगर हम एक सतह ड्रॉ कर लें, ये सतह एक सरफेस बना लें माय डियर, तो ये सरफेस इस पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म करेगा, इसे हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं, और इसे हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। ये डब्ल्यू के जैसा जो लिखा हुआ है वो क्या है? ओमेगा है माय डियर। तो ये वाला एंगल जो है वो क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा, और ये सरफेस हो जाएगा, जिसका एरिया कितना होगा? ए होगा माय डियर। आप इस चाहे को पॉइंट को सी और बी मान सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया सर, कि अगर कोई प्लेन, इस फोटो को हम लोग ऐसे, अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सर ये कोई पॉइंट है ओ, इसी पॉइंट पे ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस जिसका एरिया डीए है, ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे, इसको डी ओमेगा से दिखाएंगे, और इस पॉइंट से इसके सेंटर की दूरी आर मान लेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे? ठोस कोण, सॉलिड एंगल कहा जाता है। ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इस पॉइंट पे, बोला ये कौन बना रहा है माय डियर? ये सरफेस बना रहा है। ये सरफेस, ये जो पृष्ठ है, इसके द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसे क्या कहा जाएगा? सॉलिड एंगल कहा जाता है। तो सिंपली हम लोग एक लाइन में लिखते हैं कि द एंगल मेक बाय अ प्लेन on a point is called solid angle। किसी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण ठोस कोण कहलाता है। ठीक है, वीडियो पॉज करके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी लाइव क्लास तो नहीं है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है माय डियर। तो आप क्या करेंगे? इस वीडियो पॉज करके आराम से अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिटा देता हूं अब। बोला सर ये जो ठोस कोण है उसे हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा इजकल टू होता है एरिया अपॉन डिस्टेंस का आर स्क्वायर। ओमेगा इजकल टू डिस्टेंस अपॉन एरिया अपॉन डिस्टेंस का आर स्क्वायर। अगर इसे हम डी ओमेगा लिखेंगे तो यहाँ पे एरिया को भी डी ए लेंगे माय डियर। यानी कि अगर छोटा सा एंगल बनेगा तो छोटा सा एरिया भी होगा। अगर एरिया छोटा होगा तो एंगल भी छोटा होगा। अगर एरिया बड़ा है तो पूरा का पूरा एंगल होगा माय डियर। तो ओमेगा इजकल टू ए बाई आर स्क्वायर कब इस्तेमाल करेंगे? जब पूरा होल एंगल हमको लेना हो, फुल का होल, पूरा का पूरा फुल बॉडी हमको लेना हो, तब माय डियर। अब अगर उस बॉडी का उस कहीं एक छोटा सा टुकड़ा हमको लेना पड़े, तो डी एरिया वाला, तो वो कितना एंगल बनाएगा? डी ओमेगा बनाएगा। तो डी ओमेगा इजकल टू डी ए बाई आर स्क्वायर। और यही फॉर्मूला जो है एक और इस फॉर्म में लिख देते हैं, डी ओमेगा इजकल टू होता है डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर।
बोला सर इसका एक और फॉर्मूला हो गया डी ओमेगा इजकल टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। हमें ये कब इस्तेमाल करना है और हमें ये कब इस्तेमाल करना है? बोला सर इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे, इसका इस्तेमाल तब करेंगे, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, जस्ट आपको समझना है। इसका इस्तेमाल हमको तब करना है जब O से P को, मान लो ये P पॉइंट है, ये क्या है पॉइंट P है, O से जो P को मिलाने वाली लाइन है, इस O से जो P को मिलाने वाली लाइन है, ये लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो। मतलब ये जो OP लाइन आपको दिख रही है, ये OP लाइन इस सरफेस के अगर ठीक परपेंडिकुलर हो। सपोज कीजिए कि ये बोर्ड हमारा सरफेस हो गया और इस सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर अगर ये लाइन आ रही है, तब हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इस बोर्ड के परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, ये कुछ ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है हमारे, तो परपेंडिकुलर तो नहीं हुई। तो परपेंडिकुलर नहीं होगी तो हम लोग उसका कंपोनेंट तोड़ेंगे परपेंडिकुलर के फॉर्म में। तो परपेंडिकुलर में फॉर्म तोड़ देंगे एंगल, तो क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इस्तेमाल करना है। तो इसका इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब ओपी जो है, ओपी जो लाइन है इस सरफेस के लंबवत हो। लेकिन अगर लंबवत जब नहीं होगी, कुछ कोण बना रही होगी, तब इस्तेमाल करेंगे डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको सॉलिड एंगल का याद रखना है। अब सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है स्टे रेडियन। इंग्लिश में ही लिखना है आपको। ऐसा यूनिट क्या होता है? स्टे रेडियन होता है हमारे यार। क्या होता है ऐसा यूनिट? इसका स्टे रेडियन होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? स्टे रेडियन होता है। फॉर्मूला नोट कर लेंगे आप लोग, वीडियो पॉज करके फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर सर ये जो सरफेस है वो गोला हो, क्या हो? गोला। तो फॉर स्फीयर, स्फीयर माने गोला, यानी गोलीय सतह हो। अगर सतह कैसा हो? गोलीय हो, स्फेरिकल हो, तब माय डियर ठोस कोण सॉलिड एंगल का जो मान होगा, एरिया गोला का एरिया कितना होता है? बोला सर गोला का एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे में होता है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ओमेगा इजकल टू हो जाएगा 4 पाई। तो आपको याद रखना है कि ठोस कोण का मान, सॉलिड एंगल का मान किसके लिए? स्फेरिकल के लिए मैडियर, स्फेरिकल सरफेस के लिए, गोलीय सरफेस के लिए ओमेगा की वैल्यू 4 पाई कांस्टेंट होती है। इन सब का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं गॉस थ्योरी में। मैंने आपको अभी बोला शुरू में ही कि गॉस थ्योरी को समझने के लिए हमें 3 पॉइंट्स जाननी थी। उस 3 पॉइंट में पहला नंबर है हमारा ठोस कोण सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल में आपको जस्ट याद क्या रखना है, हमारे गॉस थ्योरी को समझने के लिए ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं गॉस थ्योरी में, इसलिए इसको पढ़ाया जाएगा माय डियर। तो आपको ठोस कोण में जस्ट फार्मूला याद रखना है, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। और अगर स्फेरिकल सरफेस हो गया तो स्फेरिकल सरफेस के लिए ठोस कोण का सॉलिड एंगल का जो मान होता है वो 4 पाई होता है। कितना होता है? 4 पाई होता है। गोला के लिए होता है मैडियर, ये याद रखना है। ऐसा यूनिट अगर याद है स्टेरियन तो ठीक है, तो जब से कोई पूछेगा जल्दी नहीं मैडियर। ठीक है, ये था आपका पहला नंबर टॉपिक का ठोस कोण सॉलिड एंगल। अब बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक की। ये आप आराम से वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए अब एक छोटे से और टॉपिक की बात कर लेते हैं जिसका नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में बोलते हैं इसे सतत आवेश वितरण। हिंदी में क्या बोलते हैं हमारे? इसे सतत आवेश वितरण कहा जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। अब बोला पढ़ना क्या है इसमें? इसमें पढ़ना है कि सर आवेश का वितरण, यानी आवेश को वितरित कर देना है, फैला देना है चारों ओर, हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लेकिन बोला कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? वितरण होना चाहिए सतत, माने लगातार, कंटिन्यूअस एकदम होना चाहिए। बोला ये वाला टॉपिक हमको पढ़ना है। बोला इसमें हमको क्या जानना है? बोला सर इसमें हमको 3 बातें जाननी है, जस्ट 3 फार्मूलाज हमको याद रखना है अपने एग्जाम के व्यू से मैडियर। हम लोग स्मार्ट वर्क कीजिए मैडियर। मैं आपसे बार बार एक चीज़ बोलूँगा,
बोलूँगा कि आपको ये चीज़ें का एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपके एग्ज़ाम में क्या आता है, क्या आएगा माय डियर। आपको पढ़ना तो हज़ारों चीज़ें हैं, पर किसके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इस चीज़ का एनालिसिस आपको पहले से करना पड़ेगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले से ही करके बैठे हुए हैं। हम आपको जो बता रहे हैं बस आपको वो फॉलो करना है माय डियर। हम अगर कह रहे हैं कि यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन 100% आने वाला है माय डियर। तो देखेंगे सतत आवेश वितरण में हमें पढ़ना क्या है। फर्स्ट नंबर पढ़ना है जस्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ना है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माय डियर। अब ये वाला टॉपिक जो होता है इसको एनसीईआरटी किताबों में इंटीग्रेशन के फॉर्म में कई तरीके से दिया हुआ है, तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। रैखिक आवेश वितरण माय डियर, उसका इस्तेमाल कभी होने वाला है नहीं। जस्ट हमारे लिए जो इस्तेमाल होने वाला है हम लोग वही पढ़ेंगे, जिसका यूज हम लोग कर पाएंगे। सतत आवेश वितरण में पहला नंबर टॉपिक है रैखिक आवेश वितरण। क्या है? रैखिक आवेश वितरण। यानी कि सर एक रेखा है, रेखा ये है लाइन, लीनियर का मतलब लाइन, एक रेखा है माय डियर। ये रेखा की लंबाई मान लो L है, और इस रेखा पर क्या है? आवेश वितरित होगा, आवेश फैला हुआ होगा। लेकिन आवेश कैसा फैला होना चाहिए? सतत फैला होना चाहिए आवेश। तो मतलब बोला सर इस चार्ज जो है इस पूरे के पूरी लाइन पे क्या होना चाहिए? बिल्कुल फैला हुआ होना चाहिए। मान लीजिए कितना चार्ज है? Q है। अब बोलता है सर कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया सर कि मान लीजिए इस पूरे की लंबाई 10 मीटर है, पूरे तार की लंबाई कितनी है? 10 मीटर, और 10 मीटर पे 100 कूलम चार्ज फैला है। 10 मीटर पे 100 कूलम चार्ज फैला है, तो 1 मीटर पे कितना फैला होगा माय डियर? तो आप क्या करेंगे? तुरंत बोले तो सर 100 में 10 से भाग दे देंगे। मैं ये कहता हूँ कि सर ये 100 कूलम चार्ज है, और ये 100 कूलम चार्ज कितना मीटर पे फैला हुआ है? 10 मीटर पे फैला हुआ है। तो बताइए 1 मीटर पे कितना चार्ज होगा? 1 मीटर पे जो चार्ज होगा माय डियर वहीं क्या कहलाएगा आपका? सीधे सीधी रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहला जाएगा। मैं फिर भी बोला हूँ एनसीईआरटी बुक के अंदर इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया है, मैं इसको कॉम्प्लिकेशन करना नहीं चाहता हूँ। मैं जस्ट इसको सिंपल तरीके से बता दिया आपको। रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L माय डियर। बोला देखिए कैसे निकाला आपने कि Q का वैल्यू 100 था और लंबाई 10 था, तो 100 में आपने 10 से डिवाइड किया, यानी Q में L से डिवाइड किया माय डियर। तो यूनिट लेंथ पे एकांक लंबाई पर, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज फैला हुआ है, एकांक लंबाई पर कितना आवेश चारों ओर फैला हुआ है, एकांक लंबाई पर कितने आवेश फैले हुए हैं माय डियर, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं माय डियर। ठीक है। बोला सर इसका यूनिट बताइएगा। बोला यह है कूलम, ये है मीटर, कूलम पर मीटर। चार्ज का कूलम, लेंथ का मीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। ये होता है लैम्डा। हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स पहले से जानते होंगे, ये इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्डा माय डियर। मैं हट जाता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब बारी है दूसरे नंबर की, सेकंड नंबर की बारी है। सेकंड नंबर है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है माय डियर। मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व, चाहे सतह आवेश लिखिए चाहे पृष्ठ आवेश घनत्व लिखिए। तो बोला अब की बार क्या होने वाला है सर? अब की बार, पिछली बार लीनियर था, माने एक लाइन थी, अब की बार सरफेस आ गया। तो बोला सरफेस के पास सर एरिया होता है और लाइन के पास लेंथ होती है। तो पिछले वाले में सिर्फ लेंथ लिया था, अब की बार सरफेस आ गया, तो सरफेस के पास एरिया होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? एक सरफेस ले लेंगे और सरफेस पे चार्ज को क्या कर देंगे माय डियर? चारों ओर फैला देंगे। बोला सर चार्ज कितना है? Q है, और इसका एरिया कितना है? A है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से दिखाते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/A हो जाएगा माय डियर। बिल्कुल हूबहू एक जैसा है। एक है Q/L लीनियर हो गया,
एक है Q बाई ए प्लस सरफेस हो गया सर, यानी कि सरफेस था, उस सरफेस पे चारों ओर हमारा चार्ज फैला था। अब सपोज कीजिए कि इसका एरिया बिल्कुल 100 मीटर स्क्वायर था, चार्ज कितना था 100 कूलम था, और इसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर था। तो एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज फैला हुआ है उसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं हमारे। यूनिट एरिया पर, एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश उपस्थित है, कितना आपका चार्ज उपस्थित है माय डियर, उसको क्या बोलेंगे, आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। सिग्मा से दिखाते हैं इसको, सिग्मा इजकल टू होता है Q बाई ए, सिग्मा इजकल टू Q बाई ए। बस इन्हीं दोनों से हमें को मतलब है। हमें जो अपने पढ़ाई पढ़नी है सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ माय डियर, उसमें हमें सिर्फ क्या करना है, इन्हीं दो टॉपिक से मतलब होता है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी से, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी से माय डियर। फटाफट से जस्ट आपको फॉर्मूला नोट डाउन कर रहे हैं, हमारा काम इसी से चल जाने वाला है। ये तो बात हो गई, एक और होता है जिसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। मैं इसके बारे में बात उतना नहीं करना चाहता हूँ। ये होता है Q बाई भी। बोला सर ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया, मतलब ये कोई बॉडी है, इसमें चारों ओर चार्ज फैला हुआ है Q और इसका वॉल्यूम है V, तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हिंदी में इसको पढ़ते हैं रो। आयतन आवेश घनत्व, एक तीसरा नंबर भी होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो थर्ड नंबर में होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इजकल टू Q बाई V होता है। एक लीनियर है तो लेंथ से डिवाइड किया सर, अगर सरफेस है तो एरिया से डिवाइड कर दिया, और अगर आपका वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए चार्ज में, बस बात खत्म हो गया। इतनी सी ही जानकारी हमें हासिल करनी है अपने गॉस थ्योरी को समझने के लिए माय डियर, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। दो टॉपिक हमने कवर कर लिया है, अब लास्ट बारी किसकी है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है पूरे गॉस थ्योरी में, और इसी की चर्चा गॉस एक्चुअली में करते भी हैं माय डियर। तो अब आते हैं अपने आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स माय डियर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ये होता है माय डियर। क्या होता है ये, विद्युत फ्लक्स है। इस विद्युत फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, बोला सर इससे वो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं सर, फाई से, इसको क्या बोलेंगे, फाई, इससे करते हैं। अब ये विद्युत फ्लक्स को समझना है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना है कि सर ये कौन सा चीज होता है। अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये कोई चार्ज है, चार्ज है, बोला सर हाँ बिल्कुल चार्ज है। तो चार्ज के चारों ओर क्या होता है, बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। अगर कोई आवेश है, चार्ज है, तो इस आवेश की चारों ओर क्या उपस्थित होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित होता है मानिए। क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्रेजेंट, विद्युत क्षेत्र प्रेजेंट होता है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे विद्युत क्षेत्र में एक खुद से एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा पहले उसकी बात बाद में कर रहे थे, अब अभी और सुनिए कुछ बात। पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से आप सभी को पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है माय डियर, बाहर की ओर निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से, यानी कि धन आवेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बाहर की ओर निकलेंगी माय डियर। क्या होंगी, बाहर की ओर निकलेंगी। अब निकल रही हैं, मैंने बना दिया है। अब आपको पता करना है एक बात कि हम क्या करते हैं कि इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी मर्जी से। बोला सर इस पूरे एरिया में हम एक छोटा सा एरिया ये सेलेक्ट कर लिए, ये रहा। अब बोला सर इस एरिया में आपको गिनना है, आपको काउंट करना है सर, क्या कि इससे केगो लाइन पास हो रहा था, कितना लाइन इससे पास हो रहा है। जस्ट आप ये सोचिए कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव चार्ज से जितनी बाहर निकल रही थी माय डियर, वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस छोटे से एरिया से, जो एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है, उस एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही हैं। बोला सर काउंट करके बताएं आपको, 1 2 3 को पास हो रही है।
तो ये जो 3 पास हो रही है माय डियर ना, इसी को बोलेंगे विद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी माय डियर। आया बात समझ में, ये हो जाएगी। बोला सर इसका मतलब ये हुआ कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई छोटा सा एरिया हम ले लें तो उस एरिया से जितनी भी लाइन पास होंगी उनकी संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। बोला ठीक बोल रहे हैं, लेकिन इसमें एक टर्म कंडीशन लगा दिया गया। बोला वो क्या है टर्म कंडीशन माय डियर? टर्म कंडीशन ये है माय डियर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने वाली हैं वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए माय डियर। क्या होना चाहिए? उस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसका कंपोनेंट तोड़ करके बताइए कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है माय डियर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। आया बात समझ में? यानी कि अगर इस 3 लाइन में से अगर 2 ही को लाइन इसके परपेंडिकुलर पास हो रही होती तो हमारा फ्लक्स 2 ही होता माय डियर। अब बोला सर परपेंडिकुलर अगर नहीं भी पास हो रही हैं तो आप उसका कंपोनेंट तोड़ लीजिए। जैसे अभी मैंने आपको क्या ठोस कोण में ही आपको बताया था कि लाइंस अगर परपेंडिकुलर नहीं थी, इसके परपेंडिकुलर, बोर्ड की परपेंडिकुलर नहीं थी, तो आपने क्या किया था, अगर ऐसे थी तो आपने इसका कंपोनेंट तोड़ करके परपेंडिकुलर में ले लिया था। वैसे ही इस लाइंस का कंपोनेंट भी हमको ले लेना होगा, किसके परपेंडिकुलर, उस सरफेस के परपेंडिकुलर हमें लेना पड़ेगा माय डियर। आया बात समझ में? या यूं कह सकते हैं, बोला सर लाइंस का तो हमें पता नहीं, क्योंकि लाइंस तो पहले ही काल्पनिक बातें हैं, लेकिन जो एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं वो तो काल्पनिक बातें नहीं हैं, वो तो हमने सेलेक्ट किया है। तो हम ये करेंगे कि लाइंस के परपेंडिकुलर ही हम एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। आ रहा है बात समझ में? ये जो लाइंस गुजर रही हैं उसके परपेंडिकुलर ही हम एरिया सेलेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, लाइंस की संख्या क्या हो जाने वाली है, फ्लक्स हो जाने वाली है मेरे। बड़ा सिंपल सा बात है। बोला सर ये क्या हो, तो हो गया। अब इसका हम लोग फोटो डायग्राम अगर ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? बोला सर ऐसे कीजिए आप माय डियर कि अगर ये कोई सरफेस हो गया तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। बोला सर एक काम करते हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं अगर परपेंडिकुलर नहीं होगी तो, बोला नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे तब हम लोग कंपोनेंट ले लेंगे। बोला सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं ऐसे हैं तो क्या करें? बोला कोई बात नहीं है, इसका कंपोनेंट ले लीजिएगा, ये थीटा ले लीजिएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसका कंपोनेंट हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे तो ई का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा। ई का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। ये एंगल थीटा है तो ई का कंपोनेंट इधर की ओर क्या हो जाएगा, ये ई है तो ये कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा। तो हमें तो परपेंडिकुलर वाले से मतलब है। आया बात समझ में? ये थोड़ा सा और इधर होना चाहिए था। हाँ अब जो है ऐसे बना सकते हैं। तो आप लोग फोटो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर जस्ट हमें इसका डेफिनेशन और फॉर्मूलाज हमें आना है वो लिखना है माय डियर। चाहे तो आपकी मर्जी है, एक और फोटो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बोला क्या बना लें? बोला ऐसे बना लीजिए कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इसमें हमने एक एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, ये तो आपकी मर्जी। ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने के लिए। तो फोटोज का कोई सीमा नहीं है, आप आराम से ड्रॉ कर लीजिए। चलिए अब मैं मिटा देता हूँ, वीडियो पॉज करके आराम से फोटो डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अब बारी का डेफिनेशन लिखने की वो नोट डाउन कर लेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular to the
एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, क्या बोला सर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हिंदी में लिख लीजिए, किसी सतह के लंबवत इस काम कीजिए, इसको पहले लिखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, ये वाली बात पहले लिख लीजिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। नीचे तक आ गया है पर आप मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहा जाता है माय डियर, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब मैं मिटा देता हूं, आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके लिखते रहेंगे। लाइव क्लास में ये है कि आप हमसे लगातार संपर्क में रहते हैं, आप अपनी बातें हमसे पूछते हैं, हम आपको बताते भी हैं। लेकिन वीडियो में क्या है, आपके लिए एक फ़ायदा ये है वीडियो के अंदर कि आप जब चाहे तब उसको रोक करके आराम से लिख सकते हैं माय डियर, नोट कर सकते हैं बातें। और दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं माय डियर, और मैं आपको दोनों ही चीज़ें उपलब्ध करवा रहा हूँ। डायग्राम तो आप सभी ने ड्रॉ कर ही लिया होगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया डीए इज, क्या हो जाएगा? डी फाई इजकल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा या ई डॉट डी ए। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया कि अगर कोई क्षेत्रफल जो हमने सेलेक्ट किया था सर, उसका क्षेत्रफल कितना मान लिया है? डी ए, छोटा सा क्षेत्रफल माना है, तो उसकी वजह से जो विद्युत फ्लक्स होगा वो डी फाई होगा। तो जो छोटा सा एरिया डी ए माना है उसकी वजह से विद्युत फ्लक्स कितना है? डी फाई। तो डी फाई का फॉर्मूला हो गया ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो गया? ई डी ए कॉस थीटा होता है हमारे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डी ए कॉस थीटा। कब? जब फ्लक्स आपका एरिया कितना है? डी ए है, तो फ्लक्स कितना है? डी फाई है। अब ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी होता है हमारे, इसीलिए ई डी ए कॉस थीटा को ई डॉट डी ए बोला। सर आप ऐसे भी लिख सकते थे, सिंपली फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैडिया, ठीक है। ये छोटे से एलिमेंट की वजह से फ्लक्स है। बोला हमें नहीं सर, हमें तो टोटल फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर इंटीग्रेशन का काम करेंगे। क्या करेंगे माय डियर? टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन का काम करेंगे। पूरे फिजिक्स में आपको यही करना है माय डियर कि आपको एक स्मॉल टुकड़े की वजह से पहले बातें करनी है, फिर बाद में उसका इंटीग्रेशन करके होल बॉडी के लिए हम लोग बातें कर लेंगे माय डियर। तो छोटे से टुकड़े के लिए फ्लक्स हमने निकाल लिया, फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा या ई डॉट डी ए माय डियर। बोला सर यहाँ वेक्टर क्यों लगा दिया है? तो ये डी ए जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं एरिया वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं माय डियर? एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
मतलब जिस सरफेस का आप एरिया ले रहे हैं उसका एरिया वेक्टर हमेशा उसके लंबवत होता है, इस बात को ध्यान रखना है। मान लीजिए बोर्ड हमने लिया है, ये बोर्ड, तो इस बोर्ड का अगर एरिया वेक्टर अगर हमको बताना होगा कहाँ होगा, तो उस बोर्ड का एरिया वेक्टर इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की ओर होगा या बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगा। वही लिखा है कि एरिया वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। जो एरिया वेक्टर है वो सतह के हमेशा लंबवत होता है। हिंदी में जो लिखेंगे उसको बता देता हूं। एरिया वेक्टर जो होता है, क्षेत्रफल जो सदिश है, क्षेत्रफल सदिश सतह के हमेशा लंबवत होता है। तो आप हिंदी में मैं बोल रहा हूं लिख सकते हैं, कहीं इक्का दुक्का ऐसा शब्द आएगा जिसको हम इंग्लिश में ही रहने देंगे माय डियर। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब बोला सर हमें टोटल फ्लक्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो टोटल फ्लक्स चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन नेट फ्लक्स थ्रू दी सरफेस ऑफ एरिया ए। नेट फ्लक्स एक ऐसा सतह जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है माय डियर। एक ऐसा सतह जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो अगर उससे टोटल फ्लक्स अगर हमको पता करना है तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। चाहे तो हिंदी में लिख ही देता हूं, सतह से ऐसे लिखो, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा सा टुकड़ा की वजह से आया ही था फ्लक्स, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बोला सर इंटीग्रेशन कर दीजिए, इधर डी फाई का और इधर किसका कर दीजिएगा, ई डी ए कॉस थीटा का। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई, और यही फाई हमारा टोटल हो जाएगा। और इधर इंटीग्रेशन का साइन वैसे का वैसे बना रहेगा, ई डी ए कॉस थीटा माय डियर। तो ये आ गया टोटल फ्लक्स का फार्मूला ऊपर वाला। मैं ये बीच वाला मिटा देता हूँ, ये पहले लिख चुके होंगे। तो यही फार्मूला हमको ज़्यादा काम करना है, इसी से हमें मतलब है, यही फार्मूला हमें काम का है कि नेट फ्लक्स का जो फार्मूला होता है, टोटल फ्लक्स का जो फार्मूला होता है माय डियर, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अगर कोई सरफेस है जिसका एरिया ए है, मतलब मान लीजिए पूरा बोर्ड था, तो बोर्ड का एरिया ए है, तो हम पहले पूरी बोर्ड की बात नहीं करेंगे, हम लोग इस बोर्ड का एक छोटा सा टुकड़ा इधर कहीं कोने में कट कर लेंगे और उस छोटे से टुकड़े से फ्लक्स निकालेंगे कितना है, मतलब वो छोटा सा टुकड़े की वजह से फ्लक्स आता है ई डी ए कॉस थीटा आता है। अब ई डी ए कॉस थीटा का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे इस पूरी बोर्ड के लिए, तो पूरा बोर्ड से हमारे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। तो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ भी फाई है और इंटीग्रेशन है, एक जैसा चिन्ह दिख रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। मैं अलग से भी इधर समझा देता हूं आपको, पहले हट जाता हूं, आप पहले वीडियो पॉज करके ताकि नोट्स बना सकें। चलिए ये जो है, ये जो बनाए हैं देखो, देखिए ऐसे सीधा लाइन है, अगर सीधा लाइन खींचिएगा तो इसको फाई बोलते हैं, लेकिन यही सीधा लाइन ना होकर के अगर ऐसे लाइन है तो ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है। इंटीग्रेशन का क्या है, साइन है, चिन्ह है। ये समाकलन का चिन्ह है और ये क्या है, फाई है। ये दोनों अलग अलग है, इसमें सीधा लाइन है और इसमें ऐसे टेढ़ा लाइन है माय डियर। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये फ्लक्स का चिन्ह है माय डियर, फाई। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट भी आप लोग लिख लीजिए, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स माय डियर। ये सेम आएगा आगे मैग्नेटिक फ्लक्स भी, उसका ये ऐसा यूनिट कुछ और होता है, इसीलिए आपको यहाँ लिखना जरूरी है। इसकी ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और एक और आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में,
मैग्नेटिज्म में नहीं कहेंगे, EMI में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब आपको पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा विद्युत फ्लक्स के जगह पे चुंबकीय फ्लक्स माय डियर। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कुछ और होता है और विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट जो है वो कुछ और होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होता है माय डियर। इस चीज को फटाक से आप नोट कीजिए। इसका डायमेंशन में लिख लीजिए, बीमा। विद्युत फ्लक्स का बीमा क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का बीमा होता है माय डियर 1331। कितना होता है? 1331 होता है माय डियर। MLTA में 1331 यानी कि 13 और 31 यानी 1331, और 31 जब उल्टा कीजिएगा तो साइन क्या हो जाएगा? उल्टा। ये होता है हमारे यहाँ 1331 और साइन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। फटाफट से नोट कर लीजिए। डायमेंशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स का बीमा हो गया, ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया माय डियर। तो बस आपकी क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब आपको सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। इसके बाद की कहानी जो है अब हम लोग गॉस थ्योरी में पढ़ेंगे माय डियर। तो आज रात को जो क्लास होने वाली है रात को 8 बजे, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज कौन सी तारीख है? 6 अप्रैल है ना? ठीक है, तो आज रात को हम लोग जो पढ़ेंगे वो इसके आगे की पढ़ाई पढ़नी है। तो आपको हर रोज दिन में 1 बजे के आसपास, 1 बजे या 1:30 बजे तक ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो देख लेनी है शाम से पहले, ताकि रात के 8 बजे में आपका कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वीडियो माय डियर कुछ दिनों तक चलेगी। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो क्लासेस आपकी हो रही हैं वो लगातार क्लास चलेगी, लेकिन अगले 1 महीने तक ये वीडियो भी साथ साथ में पैरेलल में अपलोड होती रहेगी, ताकि हम लोग अपना टारगेट कुछ अचीव कर लें। फिर उसके बाद जो रात को लाइव 8 बजे क्लास होती है वो चलती ही रहेगी माय डियर। तो मिलते हैं शाम को माय डियर।